फर्स्ट पीवाई की लेक्चर ऑफ परमार सर, फास्ट ट्रैक रिवीजन। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 131 ये आर्टिकल जो है हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में बिल्कुल है ही नहीं। ये वाला पैसे ही गलत हो गया इसमें कि ये जो था कि जैसे कि देखिए क्या था कि कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का विवाद हो उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जा सकता है। ये 42वां अमेंडमेंट जो है उसके द्वारा लाया गया था, लेकिन इसको सुधार करते हुए कि नहीं आपको हाई और सेंट्रल का कोई बात है उसको हाई कोर्ट में भी सुना जाएगा, इसके लिए 43वां अमेंडमेंट 1977 में सुधार किया गया इसको। आर्टिकल 131 में क्या होता है, जैसे 131 मतलब कि जब भी सेंट्रल स्टेट का कोई झगड़ा हो, स्टेट स्टेट का झगड़ा हो, तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाता है। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मान लिया कि संविधान बनने का पहले कोई बात हो या फिर जो नदी वगैरह विवाद रहता है। क्वेश्चन गलत इसलिए हो गया हाई कोर्ट लिख दिया था। हाई कोर्ट को भी पावर है केंद्र के मामला को सुनने का, लेकिन आर्टिकल 131 में जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बात है वहाँ पे। आर्टिकल 124 से 147 तक जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात है। वही हाई कोर्ट जो है 214 से 231 तक है। 1 to 4 ये जो 214 से चालू हो रहा है हाई कोर्ट, ये पार्ट 5 में है, पार्ट 6 में है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो यूएस से आया है। देखिए वहाँ पे जोड़ी का बहुत रिव्यू होता है, किसी का शादी होता है बहुत रिव्यू होता है, बहुत तलाक होता है। तो जुडिशियल रिव्यू हो गया यूएस से लिया गया है, मतलब कि जो पहले से किसी कोर्ट का डिसीजन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट भी लोग चैलेंज कर सकते हैं, उसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। आर्टिकल 137 मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन के अगेंस्ट भी जा सकता है, उस पर फैसला ले सकता है। तो 37 के बात में नहीं आना चाहिए, वो फिर से अपने बातों बदल सकता है। तो 137 हो गया इसके लिए। जुडिशियल पीछे देखें तो सब इंटीग्रेटेड है, मतलब कि सब अदालत जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इंडिपेंडेंट है, यानी बिना किसी दबाव के काम करती है। आर्टिकल 263 के बारे में कह रहा है कि इसमें जो है आर्टिकल 263 इस बारे में गलत लिखा है, इसको पक्की कह रहा है पार्लियामेंट इसको जो है इस्टेब्लिश करता है, जो गलत है। इसका इस्टेब्लिश करने का काम जो है प्रेसिडेंट का है। इसको याद कैसे रखेंगे, 2-3 के बीच में 6 लाना है, यानी कि स्टेट के बीच में जो है काउंसिल बनाना है, इंटर स्टेट का काउंसिल बनाना है, ठीक है। उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट जो है काउंसिल करता है, इंटर स्टेट के जितने विवाद होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करता है। उसमें कौन कौन आते हैं, तो पीएम और यूनियन मिनिस्टर आते हैं। ये दोनों बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट इसको बनाते वगैरह है। इसको बनाने का रिकमेंडेशन जो है सरकरिया कमीशन 1983 में दिया गया था और पहला जो है 1990 में बना था। इसका पावर कैसे है, तो ये सलाह दे सकता है लेकिन हुक्म नहीं दे सकता, मतलब एडवाइस दे सकता है एक तरीके से। इंटर स्टेट काउंसिल में होते कौन, चेयरमैन जो होते हैं वो पीएम होते हैं। स्टेट के मेंबर में जैसे कि सीएम हो गए, जितने भी स्टेट यूनियन टेरिटरी के हैं वो लोग हो गए। उसके बाद 6 गो जो है कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर लोग होते हैं उनको भी रखा जाता है इसमें। कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में डीपी के। और जो इंटर स्टेट काउंसिल बना उसका रिकमेंडेशन क्या क्या था, तो आर्टिकल 356 को एकदम लास्ट एक्सट्रीम केस में यूज करना, ये ना कि जब मन किया तब यूज कर लिए। उसके बाद गवर्नर कौन बनेगा, इसमें भी बताया गया कि जो मतलब कि स्टेट का बाहर होना चाहिए और पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर से जो है कंसल्ट करके और उसके बाद फिक्स उसका टेन्यूर 5 साल के लिए बनाया जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल जो है उसको सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी, सलाह देने वाला नहीं बनकर एक फोरम ऑफ डायलॉग, यानी कि जो है सेंटर और स्टेट के बीच में एक संवाद होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसका भी एक जरिया बनना है इसको। उसके बाद फिजिकल फेडरलिज्म भी दिया गया है इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल जो दो बड़ा 19 के द्वारा, कि स्टेट को पैसा दो और कहाँ खर्च करना है उसका आज़ादी भी है। पैसा दो और कहाँ खर्च करना है उसका आज़ादी भी दो, जहाँ मन करे जो लोक कल्याण में जहाँ मन करे खर्च करे, और जो बड़े बड़े कंपनीज कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं उसमें से भी हिस्सा दो उनको। फोकस तो किया कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, लेकिन ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं हो उस पर भी जोर दिया। उसके बाद कहा कि सेंटर को जब भी कंकरेंट लिस्ट बनाना हो तो उसमें स्टेट से भी कंसल्ट करना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विस जैसे आईएएस आईपीएस को भी मतलब कि बन रखने का बहुत जोर दिया कि उससे बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन बैठेगा यूनियन और स्टेट में। उसके बाद आता है कि जो 5 काउंसिल है, जोनल काउंसिल ओरिजिन बना कैसे, वो है कि उसमें बहुत से राजा महाराजा थे, सबको जोड़ कर बनाया गया, तो जोनल काउंसिल बनाया गया वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए 1956 में। होम मिनिस्टर होते हैं वही इसके चेयरमैन के रूप में होते हैं। 5 गो है, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न। बिहार से शुरू होता है ईस्टर्न वाला, ऐसे वैसे ये उतना मैप से समझ जाएगा आदमी। उसके बाद एक इसके अलावा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल से। जीएसटी काउंसिल को देखें तो 101वां अमेंडमेंट हुआ, 101 अमेंडमेंट हुआ था। आर्टिकल 279 में जो है इसका जिक्र 2016 से लागू हुआ है। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ था किसको कितना वोटिंग परसेंटेज वेटेज है, तो इसमें स्टेट का जो है ना वो दुगुना है। सेंटर से स्टेट का जो वेटेज जो है वो देखिए, स्टेट का हो गया इतना 66.67 और स्टेट का जो है 33.33। स्टेट का जो है वो दुगुना है किसमें, जीएसटी काउंसिल में। जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितना होते हैं, 33 को होते हैं। एक फाइनेंस मिनिस्टर, फिर सब स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर, एक होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट, उनको भी सबको मिलाकर टोटल 33 को मेंबर होते हैं इसमें। इसके हेड कौन होते हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसको
मेजोरिटीज़ के लिए कितना चाहिए 75%, 3/4 मेजोरिटी चाहिए 75%। रिकमेंडेशन स्टेट है तो सिर्फ सजेशन दे सकता है, परसुएसिव मतलब वो सिर्फ उसको बाध्य नहीं है मानने के लिए। ये किस पर डिपेंड हुआ था, तब मोहित मिनरल्स 2022 केस जो है उसी पर है कि इसका जीएसटी का जो रिकमेंडेशन है वो सिर्फ परसुएसिव है, मतलब कि सलाह के रूप में ही है। उसके बाद आर्टिकल 246A, ये तो है 279 में, लेकिन 246A के तहत मतलब पावर देता है स्टेट और सेंटर को कि अपना खुद में जीएसटी में कुछ लॉ वगैरह ला सकते हैं। अभी जीएसटी रेट जो है वो 0%, 5%, 18%, 40% है। 40% अल्ट्रा लग्जरी और सीन गुड्स जो मतलब बहुत महंगा सामान आता है उसी के लिए 40% वाला। ये आर्टिकल 255 क्या कहता है, ज़्यादा पच्चर पच्चर मत करो। तो होता है कि कैसे ला दिए बिल, तो बिल जो है बिना प्रेसिडेंट और गवर्नर के सलाह लिए बिना भी लाया जा सकता है, उसको वैलिड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सलाह और उसका मतलब एक तरीके से मोहर जैसा जो है वो बिल लाने के बाद भी लिया जा सकता है। यही आर्टिकल 255 में कि मतलब पहले से उनके सलाह और रिकमेंडेशन और सब मोहर मरवाना सब जरूरी नहीं है। वही है कि अभी बिल ला लीजिए, अगर गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए तो बिल लाने के बाद भी ले सकते हैं, और प्रेसिडेंट का चाहिए तो उसका भी बिल लाने के बाद भी ले सकते हैं, और दोनों वैलिड माना जाएगा। कह रहा है किस आर्टिकल के तहत जो है पार्लियामेंट जो है एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में जो है हस्तक्षेप कर सकता है जब नेशनल इमरजेंसी होता है। आर्टिकल 250 के तहत इसको सब देखते हैं। यूनियन लिस्ट क्या होता है, जो सेंटर बनाता है। स्टेट लिस्ट क्या होता है, जो स्टेट बनाता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जिसमें दोनों का मिला जुली हो। उसके बाद पार्लियामेंट जो है कब कब स्टेट लिस्ट में हस्तक्षेप करता है, तो आर्टिकल 249 को ऊंचा ऊंचा कौन होता है, अपर हाउस यानी राज्यसभा। जो राज्यसभा होता है वहाँ पे अगर स्पेशल मेजोरिटी ला दे हम लोग, तो ये हम लोग 1 साल के लिए मतलब स्टेट लिस्ट में हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट लाया तो। और 250 500 का अधिया होता है 250, और 1 साल का भी अधिया होता है 6 महीना। तो इमरजेंसी के समय में आर्टिकल 250 लाकर 6 महीना तक वहाँ पे स्टेट लिस्ट में हस्तक्षेप किया जा सकता है। तो आर्टिकल 252 252 टू और मोर स्टेट, दूगो से ज़्यादा स्टेट आए कहेगी भाई हमारा पैर पकड़ते हैं, मैं सब तुम ही काम देखो, तो उसमें भी किया जा सकता है। 253, तो इसमें तू फिर त्री मत करो, मतलब ज़्यादा तितिर तितिर मत करो। क्यों? क्योंकि मान लिया कि कोई ऐसे बॉर्डर है, बॉर्डर वाला एरिया वाला कोई स्टेट है, हम इधर से कोई देश से हम अपना ट्रीटी कर लिए हैं कि हम तुमसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो ये राज्य कहेगा कि नहीं हम अपना नियम कानून चलाएंगे, तो वो सब नहीं चलेगा। इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ है उसको मानना ही पड़ेगा। ज़्यादा टू फिर त्री मत करना। 253 और 356 तो प्रेसिडेंट रूल जब इमरजेंसी लगता है उस समय लग ही जाता है। ये स्टेट इमरजेंसी हो गया 356। तो आर्टिकल 256 क्या होता है कि जो सेंट्रल जो लॉ बनाया है उसको स्टेट को मानना ही है, तो 56 इंच का सीना देख के भाई डरना पड़ेगा तुमको। उसके बाद देखिए 254, तो यहाँ पे चौहान कौन बनेगा, ये है मेन बात। जैसे कहीं भी अगर सेंटर के लॉ और स्टेट के लॉ में जो है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, मार झगड़ा हो रहा है, कौन इसका लॉ मेन है, तो वहाँ पे सेंटर वाले लॉ को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, वही चौहान बनेगा 254 में। स्टेट लॉ भी हो बन जाएगा, लेकिन कब, जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपना मोहर लगा, प्रेसिडेंट उस पर जोर न दे, तब तक स्टेट लॉ को जो है वहाँ पे जीत नहीं मिलेगा। और वहीं जहाँ पे स्टेट जो जीत जाता है उसी को कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रिपंजेंसी, जो भी डॉक्ट्राइन ऑफ रिपंजेंसी, जब स्टेट वाला जो है सेंटर पे भारी पड़ जाता है। और 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है। 356 देखे थे स्टेट इमरजेंसी। तो जो 1799 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में, 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके बारे में देखते हैं। इसको कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है, चार्ल्स कॉर्नवालिस कहते हैं। ये जो है मर्जी का शासन खत्म करके कानून की किताब इस मतलब कि सबको थमा दिए थे। इसके पहले राजा टाइप का चलता था कि जो राजा टाइप जो बोला वही होगा। इसके बाद जो है जज वगैरह इन लोग को असाइन किया गया कि वही लोग जो है अब कंट्रोल करेंगे, पूरा रूल के हिसाब से हर कुछ होगा। यहाँ पे जो पर्सनल रूल खत्म हो गया और जज वगैरह ये लोग आ गए। उसके बाद इसमें कहा गया कि वही कि जो जज लोग हैं उनको खुद से जो प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू ही उनको जजमेंट देना है, कोई रूलर के पर्सनल ऑर्डर को नहीं मानना है। जो रिवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन है, मतलब रिवेन्यू हो गया टैक्स वसूलने वाला, जुडिशियल हो गया मतलब कि न्याय वगैरह वाला, इस दोनों को अलग अलग किया गया। कंपनी को और 20 साल का एक्सटेंशन मिल गया यहाँ पे राज करने के लिए। और गवर्नर जनरल जो है मद्रास बॉम्बे सब मिला कलकत्ता सब मिला कर एक जगह एक गवर्नर जनरल हो गया। उसके बाद गवर्नर जनरल को जो है वीटो पावर दिया गया। सब चीज़ तो सही है, वही है। वो खराब है कि सैलरी जो हुआ वो इंडिया के से टैक्स वसूला जाने लगा, उससे दिया जाने लगा। इसको वेल्थ ड्रेन कहा जाने लगा कि वेल्थ ड्रेन का शुरुआत जो है यहीं से मिला। यही थे चार्ल्स कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए बहुत फेमस थे, परमानेंट सेटलमेंट के लिए बिहार, उड़ीसा, बंगाल में। यहाँ पे कर रहा है कौन सा, ये कौन कर रहा है, भारतीय शिक्षा अधिनियम जो है, जो नया वाला अधिनियम लाया गया 2023 में, उसके बारे में कह रहा है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जो है प्राइमरी माना जाएगा। तो ये जो बात तो बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है कि तब तक प्राइमरी नहीं माना जाएगा जब तक उसके साथ एक प्रिंटेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो ये बात गलत है, इसको प्राइमरी माना जाता है। नया आया इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 में, इसको उसमें सब कुछ को डिजिटल वगैरह करने का, टेक्नोलॉजी सब पर जोर देने का बात किया गया है। ये कह रहा है आर्टिकल 258 में कौन सा पावर जो स्टेट्स को दिया गया, तो आर्टिकल 258 क्या है कि सेंटर का काम जो है स्टेट का आदमी करेगा,
वहाँ पे जो है स्टेट का एसेंट यानी कि रजामंदी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जनगणना वगैरह में स्टेट का लोग लगवा देता है सेंटर का, तो वहाँ पे सेंटर का काम स्टेट का आदमी करवा सकता है। वहाँ पे कोई उस समय नहीं लेना चाहिए, लेना है उससे एसेंट वगैरह, और सैलरी जो है उस भले ही सेंटर वेंटर देख लेगा अपना। जैसे राज्य का काम है वो केंद्र के लोग भी करेंगे, लेकिन कब? जब तक अप्रूवल जो है सेंटर से ना मिले तब तक नहीं। और ये कैसे लागू किया गया? 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में लागू किया गया। 7वां में जो है फजली आयोग वाला भी था, भाषाई वाला, और उसी समय था कि राज्य का काम केंद्र करेगा, लेकिन अप्रूवल के बाद ही। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन डी जो सही होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यूनियन का कंसेंट लेने के बाद ही काम में साइन करेगा। तो देखते हैं सॉलिसिटर जनरल का जो का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, ये बात गलत है, आगे देखेंगे। एक कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट ग्रुप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। ये बात बिल्कुल सही है, 15,000 रुपये जमा करना होता है। अब जो अटॉर्नी जनरल के बारे में, अटॉर्नी को 76 नहीं जमा करता है, 76 नहीं, क्योंकि आर्टिकल 76 में इसका चर्चा है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री का। अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। अभी प्रेजेंट में कौन है? अगस्त 2026 में बात करें तो आर वेंकटरमनी है, पहला सबसे थे एमसी सेतलवाद। उसका सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? इसके असिस्टेंट होगा सेकेंड सुप्रीम लॉ ऑफिसर। इसके अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट एक कमेटी होता है, उसके द्वारा, कमेटी के द्वारा किया जाता है। और अटॉर्नी का जो है प्रेसिडेंट करते हैं। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अभी प्रेजेंट में जो है तुषार मेहता है। उसके बाद देखते हैं 76 में जो है 76 जनरल यानी अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, वो बात हो गया। इसी में जो है इनका एलिजिबिलिटी होता है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का भी, उसके लिए भी एलिजिबल होता है, उसका बात भी इसी में लिखा हुआ है। 76 के 2 से हो गया ड्यूटी। इनका ड्यूटी क्या है? सरकार को मतलब कि लीगल मैटर में सलाह देना। 76 के 3 में क्या है? इंडिया इंडिया के अंदर में, इंडिया के बाउंड्री में कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाके अपना सुनवाई मतलब ये वहाँ पे वकालत कर सकता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक जो है मतलब ना काम पर लगा रहेगा। चौथा नंबर में हो गया। सही, स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है उसका एडवोकेट जनरल कहते हैं। उसका आर्टिकल जो है 165 हो जाता है। तो हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के जो चुनाव के लिए 50 को प्रपोजर, 50 को सेकेंडरी, ये क्या होता है? इसी के मान लीजिए कि कोई भी तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो 50 को प्रपोजर जो होते हैं सांसद विधायक लोग होते हैं, यही सांसद विधायक होते हैं। इन लोग का मतलब यही लोग जो है उसका नाम, उनका नाम आगे करते हैं कि ये भाई प्रेसिडेंट का चुनाव हम लोग इनको लड़वाना चाहते हैं। ये नहीं होगा कोई भी मुंह उठा के लड़ने चल देगा। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000 का होता है, अगर चुनाव हार जाते हैं तो ये जो रुपया जो है वो बिल्कुल जब्त हो जाता है। अभी हमने देखे थे कि जीएसटी जो जीएसटी वाला था आर्टिकल 279 ए में था, उसमें 246 ए में जो था वो स्टेट और लॉ को अपना अपना जीएसटी लॉ बनाने का उसमें आज़ादी था। तो आर्टिकल 246 जो होता है वो क्या होता है? तो जो विषयों का विभाजन होता है, पावर होता है, जो नहीं होता है स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट जो बनता है, वही दूसरा आर्टिकल 246 में जो है वही है। ये पारा है 2, 4, 6, तो इसमें जो है विभाजन है यूनियन और स्टेट के पावर का। क्वेश्चन है क्यों जो बीएनएसएस आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें क्या आया जो कि मैंडेटरी कर दिया कि जब भी आप किसी घर में छापा मार रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, कोई चीज़ को जब्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना एकदम बिल्कुल मैंडेटरी है। सेक्शन 105 जो है ये किया है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं किया जाए तो पुलिस सब जो है 10 का 5 कर देगा, इसलिए 10 का 5 ना करे, इसलिए सेक्शन 105 में लाया गया। वहीं सेक्शन 50 का होता है कि भाई आप अरेस्ट क्यों किए, ये बताइए हमको। सेक्शन 62 था सुमन बैठा से याद रखेंगे 62, 62 समन, यानी किसी को भी समन, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में आपको गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है या फिर किसी और काम के लिए, तो आपको एक लेटर के द्वारा समन किया जाता है, उसके बारे में है। अब मान लीजिए उसका 176, देखिए पुलिस वाला सब बहुत ज़्यादा छिहत्तरा होता है। क्या करता है कि अपने उसके कस्टडी में बहुत बार ऐसा होता है किसी का डेथ हो जाए, कस्टडी में से ही गायब हो जाए, तो जो मजिस्ट्रेट डीएम ये सब भी जो है, जज वगैरह भी इसका जांच पड़ताल कर सकता है कि भाई कैसे गायब हुआ। तो आर्टिकल 22 जो है भाई आर्टिकल 22 जो है हम लोग को, जो इलीगल डिटेंशन होता है, पुलिस के मनमानी से हम लोग को रोकता है कैसे है, हम लोग को पुलिस को बताना होगा भाई क्यों ले जा रहा है। उसके बाद एक लीगल वकील देना होगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में पेश करना होगा। और जब तक मजिस्ट्रेट कहे नहीं कि भाई इसको जेल में बंद करके रखो, तब तक उसको बंद करके रखना भी नहीं है। आर्टिकल 286 क्या कहता है? आर्टिकल 286 कहता है कि झांसा, 286 यानी झांसा में नहीं आना है, यानी कि जो टैक्स वगैरह का जो नियम है वो सेंटर ही बनाएगा। भले ही स्टेट जो है वो टैक्स वसूल रहा है, वो बात सही है, लेकिन इसका रूल वगैरह जो है सेंटर ही बनाएगा, झांसा नहीं दे सकता है तुम। स्टेट को इंटर स्टेट वाला का बात हो रहा है कि आपसी राज्य वाला जो ट्रेड होगा उसमें स्टेट को रूल बनाने का, टैक्स वगैरह का कोई इसमें अधिकार नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 269 जो है, इसमें क्या कहता है, इंटर स्टेट जो भी ट्रेड होगा उसमें टैक्स जो है सबसे पहले केंद्र सरकार लेगा, भले बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन सबसे पहले उस टैक्स को वसूलेगा कौन? वो भी केंद्र सरकार ही। आर्टिकल 276 डॉक्टर लॉयर ये सबसे जो प्रोफेशनल टैक्स लिया था वो आर्टिकल 276 में हो गया। किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा नोचा नोची होता है? नोचा नोची 94 294 जो होता है प्रॉपर्टी और एसेट के लिए ही। तो जो सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी है कि दादा का पोता को मिलेगा या फिर अंग्रेज जो छोड़ के गया वो हम लोगों को मिला, वो सब जो है आर्टिकल 294 में है।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों जो है अपने लोअर हाउस को जो है मतलब कि भंग कर सकते हैं। तो लोअर हाउस क्या होता है? तो सेंटर में हो गया लोकसभा, लोअर हाउस। देखिए स्टेट वाला में लोग ज़्यादातर गड़बड़ाता है, कौन विधानसभा होगा कौन परिषद। देखिए दोनों विधान लगा हुआ है, लेकिन सभा, जिसमें सभा लग गया हो गया लोअर हाउस, लोकसभा जैसा, ऐसा परिषद लग गया हो गया राज्यसभा जैसा। राज्यसभा इसमें होता है अपर हाउस, इसमें हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, और उसमें हो गया असेंबली। दूसरा स्टेटमेंट है कि पीएम जो है रिकमेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा लीजिए आर्टिकल 356 के तहत, नहीं गवर्नर जो है वो रिकमेंड करता है, बोलता है कि नहीं भाई इस पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। आर्टिकल 74 मेंट्री फोड़ी शॉर्ट फोड़ी 74, तो मेंट्री फोड़ी मंत्रिपरिषद के बारे में है कि वही जो सलाह देता है, प्रेसिडेंट को देगा सलाह। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जो उस समय लाया गया था इमरजेंसी, उसमें था कि राष्ट्रपति को जो है बात मानना ही पड़ेगा, पीएम जो बोल दिया से बोल दिया। लेकिन 44वां अमेंडमेंट में इसको खत्म किया गया कि पहले तो सीधे पीएम नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई बात रखेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बात नहीं, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, लेकिन उसके बाद फिर से जाता है तो उसके बाद उसको मानना ही पड़ेगा। जैसे 76 में नवासी जोड़े थे 165 हो गया था एडवोकेट जनरल के लिए, वैसे ही 74 में नवासी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 163। यहाँ पे स्टेट के गवर्नर को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपना वो सलाह वगैरह देगा ये लोग। ये तो वही किया कि आर्टिकल 356 के तहत सिर्फ गवर्नर जो रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो आर्टिकल 356 देखें तो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट में लगता है उसके बारे में, सबसे पहला बार पंजाब में लगा, सबसे 1951 में सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लगा, 11 बार। सीएम कौन है? युमनाम खेमचंद। उत्तर प्रदेश में जो है 10 बार लग चुका है। आर्टिकल 355 कहता है, 355 क्या कहता है कि राज्य में कभी कोई मुसीबत हो या फिर लड़ाई हो जाए तो यूनियन का काम है, सेंटर का काम है उसको भाई बचाना है। और आर्टिकल 365 जो होता है वो उसको पावर देता है प्रेसिडेंट को कि जहाँ भी स्टेट में से कुछ फेल हो रहा है, वहाँ पे नहीं बने से नहीं चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से भी नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे भी 365 एक्शन में आता है। स्टेट का सेंट्रल का कुछ नियम है उसको पालन नहीं कर रहा था, वहाँ पे 365 जो एक्शन में आ जाएगा। ये सेशन कौन कौन लाता है? सेंटर में जो प्रेसिडेंट लाता है, ये बस बात को ध्यान न देना होगा। लोकसभा स्पीकर वगैरह क्वेश्चन में आता है कौन सेंटर में समन करता है। सेंटर में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर। पार्लियामेंट्री सेशन टोटल 3 को होता है। बजट जो होता है फरवरी से होता है अप्रैल में, फरवरी से शुरू होता है अप्रैल तक होता है। मानसून जो होता है जुलाई अगस्त, और विंटर जो होता है दिसंबर में। इसमें लोग सोचते हैं इतने बीच में गैप रहता है वो छुट्टी रहता है, छुट्टी नहीं रहता है, ले जाके अपने एरिया में कुछ काम कीजिए उसके लिए वो गैप रहता है। और कह रहा है मैक्सिमम गैप जो 2 सेशन में 6 महीने ज़्यादा नहीं हो सकता है, और मिनिमम 2 सेशन 1 साल में करना ही करना है। देखिए 3 वर्ड है, तीनों का मतलब एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? जैसे लंच ब्रेक होता है स्कूल में वैसा होता है एडजॉर्नमेंट। मतलब होता है कि जो टेम्पोररी एक सेशन में पहुंच जाता है उसका एडजॉर्नमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है कि जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होता है, मान लीजिए कोई सेशन खत्म हुआ तो हाफ ईयरली। और डिसोल्यूशन क्या होता है कि मान लीजिए कि पूरा सरकार का टेन्यूर खत्म हो गया, नया चुनाव होने वाला है, तो वो जो होता है उसको डिसोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो हाफ ईयरली और फाइनल वाला ये दोनों प्रेसिडेंट लाता है, और जो लंच ब्रेक वाला होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के स्पीकर वगैरह लाते हैं। एडजर्नमेंट साइंडाई जो होता है ये क्या होता है? ये होता है कि मान लीजिए कि जब राज्यसभा भंग होता है मतलब छुट्टी तो हो गया, लेकिन कब तक ये छुट्टी चलेगा ये पता नहीं, कब से फिर चालू होता है। ये कौन कर देता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है। कौन होता है राज्यसभा का स्पीकर? वही होते हैं राज्यसभा का होते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं। आर्टिकल 100 क्या कहता है कि कभी कोई वोटिंग होने के लिए कम से कम 1/10 जो पार्ट जो वहाँ पे मेंबर है उनके परसेंट होना 1/10 जरूरी है, तभी जाके वोटिंग होगा। आर्टिकल 100 में है कि नहीं तो 110 रुपये का फाइन लग जाएगा। ये ठीक है आर्टिकल 100 में कि 1/10 का होना जरूरी है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है वो एफआईआर का एक्सेस जो है किस पोर्टल के थ्रू देता था? सीसीटीएनएस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस के थ्रू देता है। कब हुआ शुरू? 2009 में 26/11 अटैक के बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो था उसी के अंदर में। आर्टिकल 268 के बारे में पूछ रहा है कि आर्टिकल 268 क्या है? तो अभी हम लोग आर्टिकल 269 देखे थे कि वहाँ पे 69 हो जा रहा था, यानी कि भाई जो भी इंटर स्टेट ट्रेड होगा उसका टैक्स जो है सेंटर ले लेगा, यानी 69 हो गया भाई, उसके साथ उसका टैक्स ले लेगा, भले ही बाद में उसको जो है दे देगा, ये बात है। वहीं आर्टिकल 268 बोलता है कि जो टैक्स वगैरह है उसका नियम तो सेंटर ही बनाएगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सरकार वसूलने वाला काम जो है वो स्टेट को दे देगी, भाई आप वही वही वसूलिए। जैसे स्टाम्प ड्यूटी उसका एग्जाम्पल हो गया। स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन के बारे में जो लेजिस्लेटिव वाला है 245 से 55 तक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला 256 से 263 तक, और फाइनेंशियल जो है पार्ट 12 में आता है, आर्टिकल 268 से 293 तक है, इंटर स्टेट सेंट्रल रिलेशन के बारे में है। लेजिस्लेटिव वाला 245 से 55, ये 56 से हो गया 63 तक।
ये दोनों पार्ट 11 में आता है, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। फाइनेंशियल वाला जो है पार्ट 12 में आता है। टोटल 25 हुए 268 से 93 तक, ये 7 हुए और ये 10 हुए है। जो स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये जो ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और इसको ग्रांट कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं है। आर्टिकल 275 तो आता है, ये वाला तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। आर्टिकल 275 एक ये पॉकेट मनी के तहत हुआ, पॉकेट मनी की तरह हुआ, जो स्टेट को देता है जो सेंटर। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर आता है, स्पेशल राज्य का दर्जा वाला। इसके चेयरमैन जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये बना कब है? 6 अगस्त 1952 को। ये नॉन स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब क्या हुआ कि ना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही इसको पार्लियामेंट में पास किया जाता है। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही पार्लियामेंट में पास किया जाए, लेकिन एडवाइस देता है। और ये जो फाइनेंस कमीशन है, ये आर्टिकल 280 में इसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 280 में ये जो क्वासी 80 और क्वासी, देखिए क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो मतलब कि कोर्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक कोर्ट जैसा पावर है। किसी को बुला सकता है, जवाब मांग सकता है, प्रूफ खंगाल सकता है, ये सब कर सकता है। उसके चेयरमैन देखें, चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ये जो है एक्सपीरियंस होना था, पब्लिक अफेयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए चेयरमैन को। उसके अलावा भी 4 मेंबर होते हैं, उसको प्रेसिडेंट चुनता है। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में केसी नेवगी, पहला 1951 में केसी नेवगी थे, ठीक है। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन है कौन? अरविंद पनगढ़िया। 2026 से लेकर 2031 तक है, अरविंद पनगढ़िया है। उसके बाद देखें तो 16वां अरविंद पनगढ़िया हो गया। उसके बाद ये सब नाम छोड़िए। 14वां फाइनेंस कमीशन में कौन थे? वाई भी रेड्डी। 14वां वाई भी रेड्डी, 15वां में एन के सिंह थे। अभी सेक्रेटरी है आर आर पांडे। ये सब वैसे है कि याद रह गया तो ठीक है, नहीं रहा तो देखा जाएगा, याद करना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि पार्लियामेंट जो क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विस, जो आईएएस वगैरह होते हैं, अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 312 में जो है सिक्योरिटी सर्विसेज जो है ऑल इंडिया का, सिक्योरिटी सर्विसेज कुछ नहीं होता है। देखिए उसमें कौन कौन होता है? इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडिया पुलिस सर्विस आईपीएस, और इंडिया फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस। यही 3 को होता है। सिक्योरिटी सर्विस जैसा कुछ नहीं होता है। कोई नया ऑल इंडिया सर्विस को बनाना होगा तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3, और राज्यसभा के मेंबर से वोटिंग करके पास करना होगा। 312 में है, आर्टिकल 312 में है। ये 1 2 और इधर 3 3 1 2 आईएएस के लिए हो गया 3 1 2। कह रहे आर्टिकल 262 में जो है दो राज्य के बीच में नदी विवाद होता है, उसके लिए देखिए दू और दू, नदी इसके बीच से बहेगा तो इसका 6, तो 262 में हो गया नदी विवाद के लिए। उसके बाद कह रहा है कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील क्षेत्र है इसके लिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अपील क्षेत्र जो है तीनों के लिए आर्टिकल 132 133 134 में है, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। इसके नदी विवाद वाला देखें तो इंटर स्टेट रिवर एक्ट आया था 1956 में, उससे उस समय से ये प्रभाव में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें तो आर्टिकल 131 देखे थे कि दो स्टेट वाला रिलेशन 1-1 तो वो हो गया, तो 3 आ गया बीच में। मान ली किसी से बैट से लगा है कि नहीं, क्रिकेट में बैट से लगा है कि नहीं, उसके लिए अपील होता था 132 बैट 30 132 33 34 इतने हो गया, अपील के क्षेत्र हो गया। 132 जो हो गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। 133 हो गया सिविल, सिविल किस लिए हो गया? 3 ये साथ में सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि साथ में सोया हुआ है, वो साथ में 2 सो रहा है, तो सिविल मैटर है उसका। जो आता है 134 में हो गया क्रिमिनल मैटर। 137 का कहते हैं कि 30 के बाद पर नहीं आना चाहिए, अपने जजमेंट का भी रिव्यू कर सकता है, मतलब अपनी बात से कर सकता है। आर्टिकल 142 में क्या है? आर्टिकल 142 में है सुप्रीम कोर्ट मान लिया कहीं पे कुछ न्याय नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग से भी अपना कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। जैसे भोपाल गैस ट्रेडी हुए थे 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस पास हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ बोला था कि भाई सबको सरकार को सबको कंपेंसेशन दो भाई। और आर्टिकल 135 क्या होता है कि जो 1950 के पहले जो फेडरल कोर्ट हुआ करता था उसका केस जो मान लिए जो ट्रांसफर किया गया सुप्रीम कोर्ट को, वही आर्टिकल 135 में पावर ऑफ फेडरल कोर्ट। 136 में हो गया कि ज़्यादा छत्तीसा बनने का तुमको ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोर्ट का जो है वहाँ पे अपील जो है वो सुन लेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ सेना अदालत को छोड़कर। आर्टिकल 136 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो सेंटर की तरफ बाइस्ड है। यहाँ पे कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल वर्ड का यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग के। ये बात सिर्फ गलत है, सिर्फ ये बात तो सही है कि सेंटर ओरिएंटेड ज़्यादा है हम लोग का, अमेरिका वगैरह जैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे फेडरल वर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है। जैसे कि वहाँ पे ऐसा कुछ एग्रीमेंट टाइप का नहीं है कि सब स्टेट मिलकर हम लोग बना रहे हैं इस देश को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्टेट, कोई भी स्टेट जो है वो छोड़कर भाग भी नहीं सकता है। अम्बेडकर जी बोलते कोई भी ऐसा नहीं कि कल को बोल दे तमिलनाडु की नहीं भाई आपसे हम अपना अलग चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इंडियन फेडरलिज्म जो है वो 3 टियर में है। पहला यूनियन सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, उसका मुखिया हो गया, लोकल बॉडीज। देखिए लोग कनाडा से क्या लिया गया उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो गवर्नर का नियुक्ति होता है, गवर्नर का कनाडा से लिया गया, गवर्नर का लिया गया। जो रेसिड्यूरी पावर का होता है, इससे मान लिया जब लिया जा रहा था तो कुछ
भविष्य में कुछ चीज़ का खोजे नहीं हुआ, जैसे मान लिया AI आ गया, साइबर क्राइम आया, तो उस सब रेसिड्यूअरी पावर जो था वो भी कनाडा से ही लिया गया। उसके बाद हो गया कि एडवाइजरी जुडिशरी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके CGI जैसे हुए, उससे प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता है। ये आर्टिकल 143 में है कि उसे एडवाइस ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बात नहीं है। उसको कहता है फेडरल विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे हम लोग के देश में है कि फेडरल है और स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें मान्यता है। तो ये सब जो है कनाडा से लिया गया है। देखिए हम लोग उसको कनाडा वाला को याद कैसे करेंगे कि मान लीजिए मुंह में क्या फेदर लग जाता है किसी के लिए, तो फेदर गंवार, जो गंवार होगा तो फेडरल हो गया और गवर्नर हो गया अपॉइंटमेंट का, फेदर गंवार। AICJI, AI हो गया रेसिड्यूअरी पावर सब में, AICJI। और उसके बाद हो गया कि CGI, मतलब हो गया CGI से सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मानने के लिए बात नहीं है। तो हो गया फेदर गंवार AICJI। तो फेडरल फीचर्स में क्या क्या आता है, तो लिखा हुआ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एकदम फॉलो करना ही है। जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का प्रभाव नहीं है। बाइक कम्युनलिज मतलब हो गया लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद डुअल गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट में अलग और सेंटर में अलग, ये हो गया फेडरल फीचर। यूनिटरी फीचर में क्या क्या आता है कि तो सिंगल संविधान हो, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी मतलब सब कोर्ट जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS वगैरह हो गया, इमरजेंसी का प्रोविजन हो गया, गवर्नर का जो नियुक्ति होता है, ये यूनिटरी फीचर को दर्शाता है और ये जो है फेडरल फीचर को दर्शाता है। उसके बाद फेडरलिज्म पर कौन कौन आपने क्या बोला है, क्वासी फेडरल, क्वासी यानी काशी तो केसी वियर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन, तो ऑस्टिन कार आता है, ऑस्टिन कोऑपरेटिव कार। बार्गेन, एक बार तो बार्गेन कर ही सकते हैं, वंस बार्गेन वंस, तो बार्गेन फेडरलिज्म बोले हैं मॉरिस जोन्स। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स, सेंट्रलाइजिंग मतलब खुद की तरफ अट्रैक्ट करने से हो गया जेनी, जेनी फेडरलिज्म। माइनर केस में BNSS के तहत अगर किसी को मतलब 10 साल से कम का सजा है तो 60 दिन में बेल मिलेगा। हीनियस क्राइम है जिसमें 10 साल से ऊपर वाला सजा है तो उसको 90 दिन में बेल मिलेगा। तो BNSS आया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, किसको रिप्लेस किया, जो CRPC था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 वाला, उसको रिप्लेस कर दिया। इसका मेन उद्देश्य था स्पीड जस्टिस मिले, ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद टोटल सेक्शन इसमें कै गो है, 531 गो सेक्शन है, टोटल 531 गो सेक्शन है। टोटल चैप्टर जो है वो 37 गो है। इफेक्टिव कब से, 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव है। जो 1773 का जो एक्ट आया उसमें क्या था, उसमें था एक कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके घर पे और जो टेरिटोरियल कंट्रोल है इंडिया पे, दोनों को जो है मतलब अलग अलग किया। देखिए इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। जो क्रोनवालिस कोड था 1793 में आया था, उससे 20 साल पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला, इसमें थे वैरेन हास्टिंग, जो लास्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के और पहला गवर्नर जनरल बने बंगाल के। गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए, एक तरह से राजा इनको बनाया गया। तो उसके बाद और भी है कि पहला चीफ जस्टिस कौन बने, कलकत्ता का, कलकत्ता में जो है 1774 में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ, तो उसका पहला जज बने एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। और आज़ादी के बाद पहला बने जस्टिस हरिलाल कनिया, जस्टिस हरिलाल कनिया। ये क्यों लाया गया, इसमें मेन था कि जो करप्शन बहुत ज़्यादा था, कंपनी के कर्मचारी लोग जो थे उन लोगों से पॉलिटिकल पावर जो ख़त्म करने के लिए लाया गया। और जो डुअल गवर्नमेंट एक तरीका से चलता था उसको भी ख़त्म किया गया। डुअल गवर्नमेंट मतलब कि बंगाल में अलग चलता था, तो इसमें सब जगह का राजा एक ही बना गया, दिया गया, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद इसको भी याद रखना है कि जो उनके होम का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया पे जो राज कर रहे थे उसका कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों को जो एक तरीके से अलग अलग डिस्टिंक्ट किया। तो कह रहा है कि इसमें आर्टिकल 14 का, देखिए यहाँ पे है कि आर्टिकल 14 का मतलब किसमें एक तरीका से उल्लंघन जैसा दिखाया गया, वहाँ पे इसका रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया था। ये होता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इसमें क्या हुआ था कि बंगाल गवर्नमेंट जो है एक स्पेशल कोर्ट बना दिया हुआ, क्या कि उसको जो बहुत अपराधी लोग थे उनको जल्दी से सजा देने के लिए स्पेशल कोर्ट बना दिया। स्पेशल कोर्ट बनाने का देन क्या हुआ कि जो मतलब अपराधी लोग थे उनको अपना पक्ष रखने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। इससे हुआ क्या कि निर्दोष लोगों को भी सज़ा मिलने जैसा हो गया। तो अनवर अली जो थे इनको सज़ा वगैरह मिला तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील किए, तो वहाँ पे हुआ कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। यानी आर्टिकल 14 क्या कहता है कि ये जो कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब हुआ कि सभी के लिए सेम कानून होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए सेम कानून। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हुआ कि मतलब कि जो गरीब होगा उसको भी वकील वगैरह दिया जाएगा। तो इसी का वहाँ पे उल्लंघन पाया गया, कहाँ पे, कलकत्ता में 1952 में। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 का इसमें वो हुआ। कहते केशवानंदन भारती और स्टेट ऑफ केरला। इससे पहले हम देख लेते हैं मेनका गांधी वाला, नहीं इसके बाद देखेंगे। इसमें देखते हैं पहले गोलकनाथ, गोलकनाथ से और केशवनाथ में रिलेटेशन है। गोलकनाथ केस जो होता है 500 एकड़ जो लैंड था गोलकनाथ भाइयों का, उनका जो सरकार जो हड़प लिया था।
तो उसमें कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को, यहाँ पे लिखा गया कि सुधार नहीं कर सकता है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। इसमें फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन के बाद है कि फंडामेंटल राइट में सरकार जो है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, उससे ज़मीन नहीं ले सकता है। लेकिन इसी में बाद में सुधार हुआ 1973 में, केशवानंद भारती जो है और से स्टेट ऑफ केरला में जो मठ का ज़मीन इसका लिया गया था। इससे हो गया कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट में सुधार कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब कि नहीं लाएगा। ये जिसका कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन था कि मतलब कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं छूना है, ये वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं कि मेनका गांधी का सरकार जो पासपोर्ट सीज कर लिया था 1978 में, तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ। इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 21 का यूज हुआ, पर्सनल लिबर्टी का, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। इसके तहत इनको वापस देना पड़ा पासपोर्ट वगैरह। 24वां अमेंडमेंट हुआ 1971 में। इसमें हुआ कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट में अमेंड करेगा। गोलकनाथ वाले केस के बाद पार्लियामेंट इसके बाद हुआ कि 1967 इसमें था कि अमेंड नहीं कर सकता है, इसके में 1971 वाले में आया कि अमेंड कर सकता है। 1973 वाले में आया कि अमेंडमेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिलाना है। 25वां अमेंडमेंट आया 1971 में, उसमें आर्टिकल 31C को उसमें ऐड किया गया। उसमें हुआ है कि लोक कल्याण के लिए आपका ज़मीन वगैरह लिया जा रहा है आर्टिकल 39(b)(c) के तहत, उसको जो है उस पर किसी को आपत्ति नहीं जताना है। आर्टिकल 14, 19 और 31 में जो आपको गारंटी दिया गया है राइट का, उसका वायलेशन नहीं है। डायरेक्टिव इसमें लोक कल्याण के लिए वो लिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल वगैरह के लिए किसी ज़मींदार का ज़मीन लिया गया तो उसका वायलेशन नहीं है भाई, उसके पर्सनल आर्टिकल 14, 19, 31 का। यहाँ पे मिनर्वा मिल्स केस क्या है, इसमें कह रहा है कि सरकार मान लीजिए लोक कल्याण के लिए किसी का आज़ादी भंग नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक आदमी है, उसका आज़ादी और लोक कल्याण दोनों दो पहिया एक साइकिल का, तो ये माने कि लोक कल्याण के नाम पर किसी का ही नहीं पूरी आज़ादी है उसका ख़त्म कर दिए लोक कल्याण के नाम पर, ऐसा नहीं करना है। मिनर्वा मिल्स केस का यही कहना था। 24वां अमेंडमेंट 1971, 25वां हो गया। 26वां देखिए 1971 का, जैसे जो प्राइमरी पर्सेस लिखा, मतलब जो राजा महाराजा का जो उनको टाइटल दिया गया था, पेंशन दिया गया था, जो उनको उपाधि दिया गया था, जो उनको टैक्स वगैरह नहीं देने का छूट था, इस सबको जो है 26वां अमेंडमेंट में उसको खत्म किया गया। एक AK गोपालन केस था 1950 के, इसमें बोला गया कानून अगर प्रोसेस से बना है, सर पार्लियामेंट से पास हुआ है, प्रोसेस से बना है, वो कानून मान लिए चोर को ही आज़ाद करने का ही क्यों ना हो, अगर बाई प्रोसेस बना है तो उसको जो है वैलिड माना जाएगा। 1950 का था, ठीक है। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, आर्टिकल 21 में जो भी था। उसके बाद मेन आर्टिकल 21 को टारगेट किया। उसके बाद इसी को ओवरटर्न किया गया कब, मेनका गांधी के 1978 वाले में, कि नहीं, कानून का न्यायपूर्ण और सही होना बहुत ज़रूरी है। गोपाल और मेनका ये सब जो आर्टिकल, दोनों आर्टिकल 21 से जुड़े हुए केस है। उसके बाद हुआ एक ADM जबलपुर केस। इसमें हुआ कि आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में। तो इमरजेंसी के टाइम में नागरिकों का जो जीने का अधिकार था आर्टिकल 21, इसको भी खत्म किया गया था। तो इसको 5 गो जज के बेंच में से 4 को पास कर दिया। जस्टिस HR खन्ना थे, वही इसका विरोध किए थे, जो जबलपुर वाला केस था उसका, कि नहीं इमरजेंसी के समय आर्टिकल 21 को नहीं भंग करना है। उसके बाद 44वां अमेंडमेंट 1978 लाकर, 44वां अमेंडमेंट 1978 में हुआ कि नहीं आर्टिकल 21 जो है वो अपना काम करेगा, आर्टिकल 20 और 21 जो है इमरजेंसी में भी लागू रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि मान लिया पार्लियामेंट में 30 गो विषय है, 30 गो विषय में 5 एक ऊपर चर्चा हुआ है, बाकी 25 गो बाँचले है। तो इसके लिए एक वोटिंग होता है कि इस 25 गो में क्या निर्णय किया, इसके लिए एक वोटिंग किया जाता है। मतलब समय बीत गया, समय बीतने से थोड़ा देर पहले एक होता है कि नहीं इसलिए जल्दी जल्दी वोटिंग है, उसको कहते हैं गिलोटीन, उसको गिलोटीन कहा जाता है। देखिए कट मोशन क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। मतलब सरकार कोई बजट पेश किया कि हमको इतना का खर्चा है, तो इसमें पॉलिसी कट क्या होता है कि पूरे सरकार का मजाक उड़ा दो कि भाई पूरे फालतू है, इसमें कहो कि ठीक है मात्र तुमको 1 रुपये मिलेगा, अमाउंट रिड्यूस टू 1 रुपया, मतलब 1 रुपये में, इसको पॉलिसी कट। इकोनॉमी कट क्या कहते हैं कि मतलब कि नहीं भाई इसमें से आपको 10 लाख कम ही लीजिए, मतलब कि सही है खर्चा लेकिन इतना ज़्यादा खर्चा मत, उसको इकोनॉमी कट। टोकन कट, मान लीजिए हमको सिर्फ आपत्ति है तो अपना टोकन कट के रूप में उसमें से 100 रुपया मात्र उसमें से कम करवा सकते हैं, टोकन कट इसको कहते हैं। आर्टिकल 114 जो है कि 14 कर देगा, अगर संसद के अनुमति के बिना अगर कंसोलिडेटेड फंड से रुपये निकालोगे तो कर देगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए कोई संसद जो है वो मान लीजिए वहाँ पे लोकसभा में कुछ बोल रहा है, वो रूल के खिलाफ है, तो वहाँ पे किसी दूसरों का आपत्ति जताना है तो बोलता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इसमें जो है रूल का अवहेलना होता है तब ऐसे किया जाता है। ये सेंसर मोशन क्या होता है, सेंसर मोशन होता है कि कोई एक मंत्री के खिलाफ या पूरा कैबिनेट के खिलाफ ही लाया जा सकता है, और पास हुआ तो इसमें गवर्नमेंट को जो डिजाइन नहीं देता है, सेंसर मोशन में डिजाइन नहीं देता होता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें क्या होता है कि पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, इसको सपोर्ट करने के लिए
मतलब कि स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर को लगता है, कम से कम 50 मेंबर इसको स्टार्ट कर सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को। और इसको पास करने के लिए कम से कम 1/2 मेजोरिटी चाहिए, तभी जाके पास होगा। ये और पास हो गया तो सरकार जो है वो गिर जाता है। देखिए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक टाइम 1915 के समय से ये क्या है, उस समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था 1915 के टाइम में। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को यहाँ पे बोला हुआ क्या कि उसको लगा कि जो उस समय वर्ल्ड वार में वो सब उलझा हुआ है, तो इंडिया वाला कहीं उसकी तरफ विद्रोह ना कर दे। गदर पार्टी सब आ गया था, इससे डर के क्या हुआ कि ये सब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन आ गया कि नो वकील नो दलील वाला, किसी को पकड़ के जेल में डाल देंगे, वो वाला इस समय ये सब यही इसी टाइम पे लाया था। क्या क्या हुआ तब, गदर पार्टी 1913 में, कुमगाटू मारू एक्सीडेंट 1914 में, रॉलेट एक्ट आया 1919 में। इसी का देन है, इसी का देन है। क्या हुआ कि नो अपील नो वकील नो दलील वाला लाया, और उसी समय से लोग विद्रोह करते करते वो रॉलेट एक्ट ला दिया 1919 में, जिसका विद्रोह करते हुए जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया। लाया था इसे वर्ल्ड वार के टाइम में, उस समय नहीं हो, लेकिन देखा कि इससे खूब फायदा हो रहा है, इसको रखले रह गया 1919 तक ले। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब आर्टिकल 22 वाला देखे ही थे कि तुमको 22-24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना है। ये कहता है प्यूनिटी डिटेंशन, पुनीत। पुनीत वाला में देखते हैं, पुनीत में क्या हुआ कि मान लिया कोई कोई गुनाह कर दिया, मतलब पुनीत कोई गुनाह कर दिया तो उसको कमिट, उसके बाद उसको गिरफ्तार करते हैं, वो हो गया। प्रिवेंटिव मतलब लगता है ये कुछ करेगा तो नहीं होता है, नज़रबंद करना है। ये जो मैक्सिमम 3 महीने के लिए कर सकते हैं। उसके और हाई कोर्ट का एडवाइजरी बोर्ड इसको और बढ़ाता है तो उससे ज़्यादा के लिए रख सकते हैं, नहीं तो 3 महीने के लिए इसे रखेंगे। यहाँ पे करें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज मेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ये बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, नहीं चैलेंज तो कर ही सकते हैं। डेलीगेटिव लेजिस्लेशन मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मोटर व्हीकल रूल जो है संसद में बन गया, पारित हो गया मोटर व्हीकल रूल, लेकिन डेली अलग से उसके लिए परिवहन मंत्रालय जो वहाँ पर नियम बनाया कि 1,000 का चालान लगेगा जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसके लिए, तो ये जो अलग से उसमें कुछ रूल वगैरह ला सकता है, वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो सिर्फ यही सही है, इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेजिस्लेचर कौन हो गया, संसद जो नियम बनाएगा। एग्जीक्यूटिव पुलिस हो गया, उसको लागू करवाएगा। जुडिशियरी मान ली कुछ गलत हुआ तो उसमें सुनवाई होगा। इंडिया में जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स तीनों अलग अलग तो है, लेकिन तीनों एक दूसरे में हस्तक्षेप भी कर सकता है, ठीक है। मतलब कि इसका उसमें थोड़ा बात मतलब इंटीग्रेटेड है एक तरीके से, लेकिन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है यूएसए में, वहाँ पर तीनों में एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, सब अलग अलग है। अब कह रहा है इसको पढ़ के बताना है, तो कह रहा है मान लीजिए पुलिस के सामने कोई बयान दिए तो उसको कोर्ट में एकदम बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं भाई, उसको कोर्ट में बिल्कुल वैलिड नहीं माना जाएगा पुलिस के सामने दिया गया बयान। इसके लिए सेक्शन 23 जो एक्शन में आता है, जो लोगों को बचाता है ये सब करने से। पुलिस मान लिया मार पीट के आपसे कुछ नहीं कबूलवा ले उसके चलते। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट।